नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 6 नवंबर 2025 और यह द हिंदू का फ्रंट पेज। और ये हेडलाइन है आज की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये आरोप लगाया कि हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ पे वोट चोरी की गई है, यानी कि गलत तरीके से वोटों को कास्टिंग की गई है। और सरकार, जो करंट सरकार है, उसके फेवर में ये वोटों का यूज किया गया है। तो उन्होंने कुछ सबूतों के साथ इसको पेश किया है। देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, क्या स्पष्टीकरण आता है, वो देखना है। एक्चुअली में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार है। अगर चुनाव में पारदर्शिता नहीं होगी तो ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है सबसे बड़ा लूप होल होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे शासन कौन करेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जनता की मर्जी से जो शासक होते हैं वही शासन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे पारदर्शिता होने के साथ दिखना भी चाहिए कि पारदर्शिता है, विश्वास होना चाहिए इस इलेक्शन प्रोसेस पे, पूरा लोगों का विश्वास होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन आरोपों का खंडन करे, या फिर इनके बारे में जो भी स्पष्टीकरण होता है वो देना चाहिए। और इनको भी, विपक्ष की पार्टी है, जैसे राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था, उनको भी लीगल तरीके से इस चीज़ को उठाना चाहिए कि कोर्ट जाना है या क्या करना है, उसको करना चाहिए, जिससे कोर्ट का प्रेशर पड़े चुनाव आयोग पे, तो वो अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण या फिर ठोस जांच करके कोई अपनी तरफ से कोई बयान जारी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है कि COP30 होने वाला है अभी आने वाले टाइम में ब्राजील में, तो ये भी न्यूज़ में रहने वाला है। और यूपीएससी के लिए तो एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटी में भी बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि यूपीएससी के हिसाब से कभी क्वेश्चन बनते भी है, कभी नहीं भी बनते हैं, लेकिन ये एक एनवायरनमेंट की फील्ड में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक आयोजन है। ठीक है ना, और इससे बहुत सारे आउटपुट निकलते हैं अगर सक्सेसफुली ये कंडक्ट किया जाए अच्छे से। न्यूयॉर्क में पहला साउथ एशिया से मेयर बना है जोहरान। ठीक है, और बिहार इलेक्शन आज फर्स्ट फेज होने वाला है। तो अगर कोई बिहार से है तो जाइए और अच्छे से वोट कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका अधिकार भी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको इसको करना चाहिए। चलो अपने क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आ, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यह तमिलनाडु का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लुप्तप्राय नीलगिरी तहर का घर है। यह पंबार और वेगई नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक सही है, सिर्फ दो सही है, सभी तीनों सही, या फिर कोई नहीं सही है? तो बिल्कुल ये न्यूज़ में है, क्योंकि पारिस्थितिकी रिकवरी कार्यक्रम इसमें बहुत अच्छा चल रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये सही बात है। देखते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान अपने सफल पुनर्स्थापन कार्यक्रम के लिए चर्चा में, और ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल के इडुक्की में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये केरल में है, तमिलनाडु में पलानी पहाड़ियों का एक हिस्सा है जो वनराबू चोटी तक फैला हुआ है। और ये केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि तमिलनाडु का। लगभग 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सपोज ऐसे 3 किलोमीटर और ऐसे 4 किलोमीटर मिलके ये 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पलानी हिल्स को जोड़ता है। 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पे पंबर और वेगई नदी के लिए महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे शोला फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, शोला घास के मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, सदाबहार वन भी है, नम पर्णपाती पेंच भी है, तो अर्ध सदाबहार वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ये नीलगिरी तार का घर है, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ में हाथी है, गौर है, तेंदुए, जंगली सुअर वगैरह यहाँ पे होते हैं। सामान्य लंगूर जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने भारतीय नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है इसका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, या फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या 86
संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन तो आप सबको ही पता है, पंचायती राज के लिए लाया गया था, लोकल गवर्नमेंट के लिए लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 42वां संविधान संशोधन आपको भी पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जहां पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था ये सहकारी समितियों से रिलेटेड। और 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में लाया था शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए, तो ये भी नहीं है। तो 97वां संविधान संशोधन है, 2011 में लाया गया था, और ये इसी से रिलेटेड था, जहाँ पे संविधान में दो प्रावधान भी जोड़े गए थे, एक तो डीपीएसपी में जोड़ा गया था और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, डीपीएसपी में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था और मूल अधिकार में 19(1)C अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियां गठित करने के लिए आपको मूल अधिकार देता है, और सरकार को भी ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान है वो सरकार को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि उन कामों को आप कीजिए, जितने भी काम बताए गए वो कीजिए। तो 43B है, वो सरकार को कहता है कि आप सहकारी समितियां गठन करने को प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहकारी समितियों की भूमिका पर बल दिया। इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना, उनके लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करना और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना। देखो, कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत सारी पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक इंसान नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे लेवल पे, छोटे किसान हो या छोटे छोटे व्यापारी हो या फिर महिलाएं हो, वो सब लोग मिलके अगर पूंजी इकट्ठी करे और एक बड़ा बिजनेस शुरू करे, तो वो एक बड़ा बिजनेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही, सरकार ने के द्वारा कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं हुए, तो इस समूह की नेतृत्व कौन करेगा, इस समूह का फाइनेंस मैनेजमेंट कौन करेगा, अगर कुछ करप्ट हो गए या फिर कुछ ऐसी प्रथाएं अपनाई गई जिससे सदस्यों को नुकसान हो, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये सब तय करने के लिए सहकारी समितियों को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें यह आर्टिकल जोड़े गए और इनका इलेक्शन, चुनाव कैसे होगा, कितने सदस्य कौन होंगे, सब पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। इसमें और इम्पोर्टेंट है कि सहकारी समितियां 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राज्य का विषय है ये। अब देखो, एक इससे जुड़ा हुआ एक है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जो सहकारी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और ये क्या करता है, एक वैधानिक निकाय है, एनसीडीसी, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में सहकारी समितियों को समर्थन और विकास प्रदान करना है। और एनसीडीसी की कुछ स्कीमें, युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, डेयरी सहकार, डिजिटल सहकार। ठीक है, तो जितने भी सहकार आपको जहां भी दिख जाए, वो किसकी स्कीमें है, एनसीडीसी की स्कीमें है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि ये जो डीपीएसपी में इसके प्रावधान है और इसके मूल अधिकार में जो प्रावधान किए, उस दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, और एनसीडीसी के बारे में भी ध्यान रखना है। उमंगोट नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम मणिपुर राज्य में होता है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। देखते हैं। उमंगोट मेघालय की नदी है, जो सबसे साफ नदी मानी जाती है, इंडिया की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। तो ये मणिपुर नहीं होगा, ये मेघालय होगा, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, तो बिल्कुल ये राइट है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना। देखते, ये देखो बिल्कुल साफ पानी है, इसकी इतनी गहराई होती है, भी बिल्कुल स्पष्ट इसका तला दिख रहा है। दाव की नदी भी इसको बोलते हैं, वहाँ उमंगोट भी कहा जाता है इस नदी को। इसका दाव की इसलिए बोला जाता है, दाव की एक शहर है, वहां से होके जाती है। इसका उद्गम पूर्वी शिलोंग की छोटी से होता है, मेघालय के पश्चिमी जैंतिया हिल जिले में दावकी से होकर बहती है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है, अतः बांग्लादेश में बहने से पहले जैंतिया और खांसी के बीच में, जो जैंतिया और खांसी नदियां है, सॉरी पर्वत है, उनके बीच में जो पहाड़ियां है, उनके बीच में से होके जाती है और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर चलती है। और इस पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है, जो
1932 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, काफ़ी टाइम से फेमस है, मछली पकड़ने के लिए भी फेमस है, ठीक है। और दाब की शहर है वो भारत और बांग्लादेश में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर है, जो व्यापारी मार्ग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप का उद्देश्य प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के सक्षम बनाता है, जिसका कार्यान्वयन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो पहला है कि ये माइटी द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, या फिर बी शिक्षा मंत्रालय, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और डी आपका विदेश मंत्रालय। तो ये आपका विदेश मंत्रालय नहीं है, ये आपका डीएसटी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। वैभव फेलोशिप यानी कि भारत के बहुत सारा टैलेंट जो बाहर गया हुआ हो उन्हें अट्रैक्ट करना। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, लेकिन यहाँ पे साल में 2 महीने आओ, 3 साल तक आप 2-2 महीने यहाँ पे काम कर सकते हो भारतीय संस्थानों के साथ मिलके। तो भारत में भी जो आप वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो वो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो सके, उनका उद्देश्य ये रहता है, और ये डीएसटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह 3 दिवसीय उभरते वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन के दौरान सुविख्यात एनआरआई वैज्ञानिक और विद्वानों के साथ विकसित भारत के लिए वैभव विजन पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। इसलिए न्यूज में वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, उसका उद्देश्य आपने स्पष्ट कर लिया। ये है नीतिगत विकास 2023 में प्रारंभ किया गया था, और डीएसटी के तहत, ये डीएसटी जो मंत्रालय है उसके तहत है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू है। प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को वर्ष में 2 महीने अधिकतम आप भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों के साथ कार्य करने का अवसर है। ये सहयोग 3 साल तक जारी रह सकता है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026, पहले वर्ल्ड की जारी हुई थी, अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले देश के रूप में चीन भारत से आगे निकल गया है। इस संस्करण में भारत ने चीन की तुलना में अधिक नए विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी सूची में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही नहीं है, ध्यान रखना। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी है आपका 1, 2 और 3। तो रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में चीन भारत से आगे निकल गया, तो बिल्कुल सही बात है। इस संस्करण में भारत ने चीन की तुलना में अधिक नए विश्वविद्यालय को शामिल किया, नहीं ऐसा नहीं है, चीन ने अधिक अपने विश्वविद्यालय को शामिल किया है। और आईआईएससी नहीं है, आईआईटी दिल्ली है, वो टॉप है, 59 रैंक है उसकी, तो वो सबसे टॉप 50 में एक भी भारतीय संस्थान नहीं है। सबसे 59 में सबसे टॉप रैंकर कौन है? आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु है 64 पे, फिर आईआईटी मद्रास है। यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग एशिया 2026 जारी हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पहले नंबर पे, हांगकांग की जो यूनिवर्सिटी है वो पहले नंबर पे। 1500 से अधिक इंस्टीट्यूट को इवेल्यूट किया गया है, जिसमें 500 प्लस नई एंट्रीज है, जिसमें 235 के आसपास, लगभग 250 के आसपास ऐसी कुछ चाइना से है, 132 के आसपास इंडिया से। इस लिस्ट में 395 यूनिवर्सिटीज चीन से है, 294 यूनिवर्सिटीज भारत से है, 146 जापान से, और 103 यूनिवर्सिटीज साउथ कोरिया की शामिल है, ठीक है। ये जारी करता है इसको क्यूएस सिम्बॉन्ड्स, इसको जारी करता है इस रैंकिंग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो गणराज्य या नाइजर। तो उपयुक्त देशों में से कितने देश कैमरून के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? अच्छा, ए है आपका सिर्फ 2, बी है सिर्फ 3, सी है आपका केवल 4, और डी है आपका सभी 5 के 5। तो कैमरून में अभी न्यूज में इसलिए है कि चुनावी हिंसा में वहाँ 38 के आसपास लोग मारे गए हैं, और इसलिए ये न्यूज में है। तो नाइजीरिया इसकी सीमा साझा करता है, चाड भी करता है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी करता है, कांगो गणराज्य भी करता है, लेकिन नाइजर नहीं करता है। इसका मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखो, कैमरून यहाँ पे है, गिनी की खाड़ी से लगा हुआ है, और यहाँ पे छोटा सा इक्वेटोरियल गिनी है, उसके बाद ये गैबोन है, कॉन्गो है,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पे चाड है, यहाँ पे नाइजीरिया है। ये नाइजर नहीं है, तो ध्यान रखना। और ये कांगो बेसिन का भाग है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। कैमरून सुरक्षा बलों ने चुनाव विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर 48 लोगों की हत्या की। 38 नहीं 48। कैमरून पश्चिम एवं मध्य अफ्रीकी जंक्शन पर स्थित है और राजधानी याउंडे याउंडे है, दक्षिणी मध्य क्षेत्र में स्थित है। सीमावर्ती देश अपन ने देख लिए। भूगोल में विविध प्रदेशों में उत्तरी सवाना, मध्य उच्च भूमि, दक्षिणी तटीय मैदान और पश्चिमी ज्वालामुखी पर्वत जैसे कैमरून पर्वत। बाकी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रम्माण या रम्माण उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तराखंड में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठानिक नाट्य एवं धार्मिक उत्सव है। इस उत्सव में रामायण और स्थानीय किंवदंतियों का नाट्य प्रदर्शन शामिल होता है। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक, सिर्फ दो, तीनों या फिर कोई नहीं? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर तीनों सही है इसमें। ये देखो, ऐसा मुकुट पहन के ये लोग थिएटर टाइप में एक धार्मिक त्योहार होता है। ये यहाँ पे होता है रम्माण उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये सलू रोड डूंगरा गांव है, वहाँ पे होता है। और 2009 में इसको यूनेस्को ने अपनी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको अंकित किया गया था 2009 में। ध्यान रखना। इस त्योहार में नकाबपोश या फिर जो मुकुटों लगाए हुए होते हैं, संगीत प्रदर्शन होते हैं, रामायण और स्थानीय किंवदंतियों की कहानियां सुनाते हैं, जिससे जाति और व्यवसाय द्वारा सौंपी की विशिष्ट भूमिकाओं के साथ सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है। हो सकता है आपको एक पैराग्राफ दे, उसमें बोले जाए ये विशेषता है, यहाँ पे है, आप ये कौन सा त्योहार या फिर उसको डिस्क्राइब करता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा, आपको बताना है ब्रह्मांड। ठीक है। विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अमूल और इफ्को को 2025 संस्करण के दुनिया की शीर्ष 2 सहकारी समितियों के रूप में स्थान दिया जाता है। यह रैंकिंग टर्नओवर, रोजगार, सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी के योगदान जैसे मापदंडों पर आधारित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3 है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसे सहकारी एक्चुअली में अमूल और इफ्को को विश्व की सबसे टॉप 2 सहकारी समितियां मानी गई है, ये बॉडीज मानी गई है। विश्व सहकारी मॉनिटर जो ये निकाला गया है, ये बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। रैंकिंग में टर्नओवर, रोजगार, सतत विकास लक्ष्यों जैसे योगदान जैसे मापदंडों पर आधारित है। देखते हैं। अमूल और इफ्को को विश्व की 2 सहकारी समितियों में स्थान मिला है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए द्वारा जारी की जाती है। सहकारी समितियां क्या होती है? सहकारी व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से समन्वित वाले और लोकतांत्रिक रूप से सदस्य नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। ये यहाँ से 2004 से इसको अधिनियम के तहत लाया गया था और संवैधानिक मान्यता आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि 97वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय बनाया गया और 43B एंड 191C जोड़ा गया है इसमें। ठीक है। ये 7 प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन कॉपरेटिव्स के, वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल मार्शल्स एंड क्वांटम ग्रेविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम ग्रेविटी क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। क्वांटम ग्रेविटी सैद्धांतिक भौतिकी का एक क्षेत्र है। ब्लैक होल मार्शल्स सामान्य ब्लैक होल से बड़े होते तथा क्षुद्र ग्रहों से अधिक ठंडे होते हैं। ब्लैक होल मार्शल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। ये सामान्य ब्लैक होल से बहुत छोटे होते हैं और क्षुद्र ग्रहों से ठंडे होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन तो अपना गलत है। 2 ऑप्शन अपना राइट है। और क्वांटम ग्रेविटी क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है, तो बिल्कुल सही है पहला वाला। तो 1 और 2 इसका सही होगा। क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है? एक्चुअली में अभी तक हम जो ग्रेविटी पढ़ रहे आ रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पिंड है, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, कोई भी बड़े बड़े है। ठीक है। बाकी अगर 2 आप मैग्नेटिक फोर्स देखोगे या फिर
आप न्यूक्लियर फोर्स दोगे तो वो बहुत छोटे छोटे अणुओं के बीच में होता है, क्वांटम टाइप छोटे छोटे जो होते हैं ना उसके बीच में होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत बड़े के लिए है। तो इनके लिए तो अपने पास जो छोटे छोटे नाभिकीय बल है, या फिर जो नाभिकीय बल को या फिर विद्युत चुम्बकीय बल को, उसके लिए तो अपने पास बोसॉन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज्ञात नहीं है कि ये क्यों उत्पन्न होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का जो मेन कण कौन सा है, मुख्य कण कौन सा है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है ग्रेविटेशन फोर्स। एक्चुअली में इसमें एक टाइम वाली भी थ्योरी है जो टाइम को बेंड कर देती है, उस वजह से ये चीज़ों को आकर्षित करती है, वो थियरी भी है। लेकिन ये बोसॉन वाला अगर ये स्थापित हो जाता है रिलेशन कि ब्लैक होल मार्शल क्या होता है, किसी भी ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, GM m1m2/r², ऐसा कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये जो मास होता है उसका, किसी भी बॉडी का मास होता है या फिर, तो ये डिफाइन करता है कि किसी वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो ये जो ब्लैक होल मार्शल्स रहते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। तो इसका आकार तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इनमें द्रव्यमान बहुत होता है, मास बहुत होता है, इसलिए ये इसमें हेल्प कर सकते हैं जानने के लिए कि गुरुत्वाकर्षण के बीच रिलेशन स्थापित हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, ब्लैक होल मार्शल उन काल्पनिक सूक्ष्म ब्लैक होल्स को संदर्भित करते हैं जो सामान्य ब्लैक होल्स की तुलना में अत्यंत छोटे और अधिक गर्म होते हैं, जबकि क्वांटम ग्रेविटी का उद्देश्य गुरुत्वीय घटनाओं को क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से समझना। सैद्धांतिक भौतिकी का वह क्षेत्र जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करने का प्रयास करता है। इसलिए भौतिकी के दो सिद्धांत है। क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटे पैमाने पे कण होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे होते हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं बड़े पैमाने पे होते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सामान्य सिद्धांत पर आधारित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। ब्लैक होल के अंदर भौतिकी, क्वांटम उलझन, संघनित पदार्थ भौतिकी आदि को समझना में महत्व कर सकता है, ठीक है। एंटेंगल। रेलवे सुरक्षा आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा आयोग जो भारत में रेल यात्रा और ट्रेन संचालन की सुरक्षा से संबंधित है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय? देखो, अभी रेल की घटनाएं होती रहती है, तो इस वजह से ये हमेशा रेलवे सुरक्षा आयोग हमेशा न्यूज में रहेगा। इसमें ट्विस्ट क्या है सबसे बड़ा, कि ये रेल मंत्रालय के अंडर में काम नहीं करता है, ये नागर विमानन मंत्रालय के अंडर कार्य करता है, ध्यान रखना। ये रेलवे सुरक्षा आयोग है, एक सहकारी निकाय जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह अधिनियम 1989 में निर्दिष्ट निरीक्षणात्मक जांच और सलाहकारी कार्यों के साथ साथ रेल यात्रा और संचालन जैसे सुरक्षा मामलों से संबंधित है। इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह रेल मंत्रालय की बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मौका के प्रशासनिक नियंत्रण में है, ध्यान रखना है। और अनुसंधान एक कवच करके था, रेलवे में सुरक्षा के लिए लाया गया था। इसको डिजाइन किया था अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन आरडीएसओ के तहत किया गया था, आरडीएसओ के तहत विकसित स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमने 10 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए, पॉसिबल जितने भी टॉपिक थे हमने कवर किए, और इसकी पीडीएफ यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।